हेलो। तो मैट्रिक्स का लगभग हम लोग सारी थ्योरी देख चुके हैं। मेरे ख्याल से 2 पॉइंट बाकी रह गया है तो हम बता देंगे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और एक रह गया है हम लोगों का रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के बाद हम लोग पढ़ लेंगे। अभी हम लोग देख लेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम भूल भी गए तो आप लोग याद दिला दीजिएगा कमेंट में लिखकर। फिलहाल कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम लोग बोले थे हम कि 1-2 वीडियो प्रॉब्लम देखेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा था कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये पहले पूछा था हमसे, तो हम सोचते थे कि सारे प्रॉब्लम एक साथ बता देंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम नोट किए हैं, समय बचाने के लिए हमने पहले से नोट करके रख छोड़ा है। उसके बाद फिर कुछ और प्रॉब्लम बता देंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे डिटर्मिनेंट। देखिए, एनसीईआरटी में भी है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसी बेस पर ये 2 क्वेश्चन है। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, ये 5 मैट्रिक्स है जिसका ये सब ऑर्डर दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। यानी यह एक्स का ऑर्डर, यह वाई का, यह जेड का, यह डब्ल्यू का, यह पी का। तो इसके लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखा जाए। तो पहला वाला देखते हैं, P into Y plus will be defined। यह डिफाइंड है। तो यहां से P का ऑर्डर क्या है, लास्ट वाला P है, तो P का ऑर्डर ये कहलाएगा हमारे, बोले X का ऑर्डर, Y का, Z का, W का, P का। P का ऑर्डर लास्ट वाला है तो P की जगह P का ऑर्डर लिख दिया जाए। Y सेकेंड वाला, इसका ऑर्डर हमारे पास यह रहा। फिर W चौथा वाला, इसका ऑर्डर यह रहा। और फिर से Y सेकेंड का रहा, इसका ऑर्डर यह रहा। अब ध्यान दो, हम लोग पहले पढ़े हुए थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले वाले का कॉलम बाद वाले का रो बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर इसका कॉलम इसका रो सेम है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बचेगा, n इंटू के, यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों को सेम होना पड़ेगा। यानी एक कंडीशन हमारे पास निकल गया k बराबर 3। तो जब k बराबर 3 होगा तब ये पॉसिबल होगा, और ये प्रोडक्ट होना जरूरी है क्योंकि प्रोडक्ट होने के बाद ही ये डिफाइंड है। तो k बराबर 3 हो गया और इस प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, P इंटू के। अब हम लोगों ने देखा ये बराबर डिफाइंड रहा। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि यह डिफाइंड कब होगा, जब प्रोडक्ट होगा और एडिशन होगा। तो प्रोडक्ट यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, पहले का कॉलम दूसरे का रो, और यहाँ प्रोडक्ट होने के लिए कॉलम को रो के बराबर इसके होना पड़ेगा, यानी के बराबर 3 एक ऑप्शन मिल गया। और प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, P इंटू के। अब यह पूरा डिफाइन तब होगा जब एडिशन होगा।
और एडिशन कब होता है हम लोगों को मालूम है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यानी सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में। तो इसका एडिशन हो रहा है यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका कॉलम सेम है, इसके रो को भी सेम होना पड़ेगा यानी P बराबर n। अब खोजा जाए यहाँ से कौन सा ऑप्शन हमारे पास है कि जहाँ k बराबर 3 है, P बराबर n है, तो हमारा ये हो गया। यह इस सवाल का जवाब रहा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, कह रहा है कि जब n बराबर p है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें कुछ हम कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बताएंगे। जब n बराबर p है तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो x का ऑर्डर मेरे पास 2 इंटू n है, z का ऑर्डर हमारे पास थर्ड वाला है 2 इंटू p। तो किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसका ऑर्डर वही रह जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या ऑर्डर होगा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है, जो है वही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर n और देखो इन दोनों का रो तो सेम है, कॉलम सेम होना चाहिए। तो n और p क्वेश्चन में यहाँ दे रहा है कि बराबर है, यानी अगर हम देखें तो हमारा इसका ऑर्डर 2 इंटू n रहेगा या 2 इंटू p, क्योंकि n बराबर p है। अब देखो कि 2 इंटू p को तुम कभी भी p इंटू 2 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि तुम ये बात जानते हो। तो बचा हमारा पास ये वाला ऑप्शन हो गया। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। कैसे हुआ समझ गए। अब वहां से सेकंड जरा क्वेश्चन देखिए। अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर या ऑड ऑर्डर, कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ऑड ही लेकर चलते हैं। तो यह कैसा मैट्रिक्स रहेगा जिसका aij का मान यह दे रहा है। अब सोचो जब aij का वैल्यू यह है तो जरा फटाफट बताओ a11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 का वैल्यू 1 माइनस 4, 13 का वैल्यू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 21 का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 22 का वैल्यू 23 का वैल्यू सोचना बाद में, 31 का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 9। सोचो 33 का वैल्यू, अनुमान लगाओ, डायगोनली 0 0, बाकी सोचो। सिंपल सी बात है, 2 3 और 3 2 दोनों सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज रहेगा। तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके डायगोनली 0 0 होते हैं और बाकी ये दोनों का एलिमेंट सेम और साइन चेंज रहता है। अब तो इसका ऑर्डर आंसर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पीछे बनाया होगा तो देखा होगा कि A बराबर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा क्वेश्चन तो था। हमें प्रूव करना था ए स्क्वायर बराबर इसी में ए क्यूब बराबर जितना बार स्क्वायर पावर बढ़ाएंगे एंगल उतना गुना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मिला होगा पीछे बनाने के लिए। अगर वो बनाए हुए हैं तो सोचो, इसको तुम इमेजिन करो थीटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन और यहां से इसका पावर समथिंग दिस इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसको कितना बार के की जगह क्या हो, कितना बार मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी बन जाए। तो सोचो, हम देख रहे हैं यहां पर अगर बन जाएगा 2 पाई, ये सारा सिस्टम, ये भी हो जाएगा 2 पाई, यह भी हो जाएगा 2 पाई, यह भी हो जाएगा 2 पाई। तो cos 2 पाई का वैल्यू 1, sin 2 पाई 0, sin 2 पाई 0, cos 2 पाई का वैल्यू 1। अब 2 पाई होने के लिए यहाँ पर 14 पाई होना जरूरी है, तब ना 7 में 14, 14 पाई में 7 से डिवाइड करेंगे 2 पाई हो जाएगा। नहीं समझे? ये जो 2 पाई है, 2 पाई की जगह हमें ऐसा होना जरूरी है cos 14 पाई बाई 7, तब यहाँ ये बच जाएगा हमारा क्या चीज 2 पाई। और 14 पाई होने के लिए इसको क्या करेंगे कि इससे 14 पाई हो जाएगा, यानी हम देख रहे हैं कि जितना कर रहे हैं उतना गुना हो रहा है। 2 पाई को 7 बार जब इंटू करेंगे तो हमारा यह 14 पाई हो जाएगा, करके देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर k का वैल्यू हो जाएगा 7। कितना बार, ये वहीं से आया हुआ है, कितना बार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। हमको यहाँ पर 2 पाई चाहिए, सब जगह 2 पाई। तो ये वाला जो है, ये वाला सिस्टम हमें क्या होना चाहिए 14 पाई। 14 पाई कब बनेगा, 2 पाई को कैसे करें मल्टीप्लाई कि हमारा ये 14 पाई बन जाए, कैसे करें यही सोचना है। कितना बार करते चले जाएं कि 14 पाई हो जाए, तो वो जो पीछे बनाया हुआ क्वेश्चन उसी आधार पर हो जाएगा। जब 7 बार करेंगे तो हमारा यह 14 पाई हो जाएगा, जिससे कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा k की जगह 7। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, k की जगह 7। तो जो क्वेश्चन हम लोग को एक्सरसाइज मिलते हैं तो उसी पर बेस्ड हमारा ऑब्जेक्टिव भी रहता है। अब आता है हमारे पास ये 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू है, अब b कोई मैट्रिक्स है, मालूम नहीं क्या है, ऑर्डर क्या है, लेकिन ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड है, तो b का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, a का ऑर्डर मालूम है, b का ऑर्डर निकालना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है a इंटू बी
ये डिफाइंड है, और यह भी कह रहा है बी इंटू यह भी डिफाइंड है। तो हमसे पूछ रहा है बी का ऑर्डर, जबकि ए का ऑर्डर दे रहा है, तो हम लिखेंगे लेट ऑर्डर ऑफ बी इज पी इंटू क्यू। मान लेते हैं पी इंटू क्यू लेट। तो ए का ऑर्डर हमारे पास m इंटू एन दे रहा है, ए का ऑर्डर हमारे पास यहाँ भी m इंटू एन है, और बी का ऑर्डर जो माना हमने p इंटू क्यू लिख दिया, और यहाँ p इंटू क्यू। अब सोचो, फिर से कह रहे हैं, हमें क्वेश्चन में कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, और b का ऑर्डर निकालना है यदि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है। तो सबसे पहले हमने लिखा ए बी डिफाइंड, बी ए डिफाइंड। ए का ऑर्डर मालूम है, ए का ऑर्डर मालूम है, बी का ऑर्डर मान लिया, बी का ऑर्डर हमने जो माना सो लिख दिया। अब सोचो कि यहाँ ए बी डिफाइंड है, वह कब डिफाइंड होगा, जब ये दोनों सेम है, यानी n बराबर p। और बी ए डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड कब रहेगा, जब क्यू बराबर m, यानी q बराबर m। तो सोचो जो b का ऑर्डर हमको p इंटू क्यू आया, तो b का ऑर्डर हमको क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ b बराबर p इंटू क्यू, यानी क्या हो जाएगा n इंटू m, यानी a का ऑर्डर रह गया m इंटू n, तो b का ऑर्डर क्या हमको हो जाएगा n इंटू m। इसी पर हमारे पास एक और सवाल लिखा हुआ है कि a और b हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इस प्रकार की ए बी और a प्लस बी दोनों डिफाइंड है। तो बताइए, प्रूव करना है कि a एंड b स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दे रहे हैं। a एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m गुना n, b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है ए बी और बी इंटू ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, तो b का ऑर्डर निकालना है। हमने b को मान लिया p इंटू के, b का ऑर्डर निकालना है लेट p इंटू क्यू। ए बी डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड है, ए का ऑर्डर लिख दिया, ए का ऑर्डर लिख दिया, बी का जो माना सो लिख दिया। अब यह a इंटू बी डिफाइंड है, यानी दोनों सेम रहेगा, पहले पढ़ चुके हैं। b इंटू ए डिफाइंड है, दोनों सेम रहेगा, पढ़ चुके हैं। तो n बराबर p, q बराबर m, यानी ये हो गया। तो b का ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, n इंटू जो p इंटू क्यू था, p की जगह m रखा और q की जगह m रख दिया। इसी बेस पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है अगला वाला कि दो मैट्रिक्स है ए बी, और ऐसे हैं कि a प्लस बी एंड ए बी दोनों डिफाइंड है। ए बी एंड ए प्लस बी यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों मैट्रिक्स में डिफाइंड है। जब ये डिफाइंड है तो प्रूव करना है कि दोनों मैट्रिक्स सेम स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का। ये दोनों मैट्रिक्स प्रूव करना है कि ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का। तो देखो, सबसे पहले a प्लस बी डिफाइंड या गिवन है, a प्लस बी डिफाइंड, तो यह डिफाइंड है, इसका मतलब यह हुआ कि a एंड b आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा यानी सेम ऑर्डर का होगा। तो इसलिए हमने मान लिया लेट ऑर्डर ऑफ a एंड b आर m इंटू n। तो मान लिया हमने ऑर्डर a और b का m इंटू n। हमको प्रूव करना है कि दोनों सेम ऑर्डर का, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रो बराबर कॉलम के दिखाना है। हमें यह प्रूव करना है कि जब ए बी एंड ए प्लस बी यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स में डिफाइंड है, तो दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर होगा सेम ऑर्डर, यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a प्लस बी डिफाइंड है। तो a प्लस बी डिफाइंड है, इसका मतलब ये रहा कि दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। इक्विवेलेंट होने के लिए हम जो a और b का सेम ऑर्डर रहेगा, तो हमने मान लिया a और b का ऑर्डर m गुना n। ये हो गया सेम ऑर्डर, तो बात हो गई।
अब प्रूव करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमें कह रहा है कि a इंटू बी भी डिफाइंड है, दिया हुआ है। तो a का ऑर्डर भी हमारे पास m गुना n, b का ऑर्डर भी m गुना n। बेटा यह दोनों डिफाइंड है, इसका मतलब क्या रहा, n बराबर m। तो हमने माना था a और b का ऑर्डर m गुना n, और हो गया हमें m बराबर m। इसका मतलब क्या रहा कि रो और कॉलम बराबर रहेगा, इसलिए ये हमारा प्रूव हो गया। रो और कॉलम बराबर हो गया दोनों का, दोनों मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर रह गया और सेम ऑर्डर का रह गया। अब हम लोग आगे चलते हैं एक और सवाल पे। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि so that the matrix A satisfy the equation a square minus 5i2 बराबर 0 and hence find a inverse। ये हालांकि कोई ज़रूरी क्वेश्चन कोई समझता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको बताना जरूरी है। ये जो ए इन्वर्स है, इन्वर्स निकालने का यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस जब हम निकालेंगे कोफैक्टर की मदद से, जो हम आप लोगों को बता चुके हैं, जो माइनर कोफैक्टर वाला प्रोसेस बताए थे, कोफैक्टर से मदद से इन्वर्स निकालना सो बता दिए हैं। तो एग्ज़ाम में जब नहीं कुछ लिखा के आएगा कि इन्वर्स निकालिए, तो चाहे जैसे निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आएगा कि फाइंड इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो अभी हमने नहीं पढ़ाया। लेकिन यहाँ पर आएगा हेंस। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें मालूम है कि ए का स्क्वायर करो, उसे यहाँ पर रख दो, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू, फिर यहाँ आइडेंटिटी। इसका मतलब ये रहा कि यह जो हम देख रहे हैं ये तुम कर लोगे, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं ए का स्क्वायर, यानी इसे 2 बार लिख दिया जाए। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। -4a और -5i ये हो गया। तो इसको सोल्व करने पर हमको 0 आ जाएगा, यानी ये हमको पहला पार्ट हो गया कि शो करिए कि ये जो है एक इसे सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ये 0 कर लीजिएगा, पहले आप लोग बहुत बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। लेकिन ये जो चीज दे रहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी ये जो हमने प्रूव किया है, इसका मतलब यह है कि ये जो हमने प्रूव किया है, इस इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स निकालना है। इस बात को ध्यान देंगे। अब यहाँ पर को फैक्टर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिएगा, मार्क्स कटेंगे। हेंस यानी इस इक्वेशन का जो प्रूफ किया, इसको इस्तेमाल करके, यूज करके तब ए इनवर्स निकालिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले बीच वाला आप कर लीजिएगा, वो हम नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिटी वाले, जिसमें आइडेंटिटी रहेगा उसको छोड़कर बाकी सब एक तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर को 2 बार लिख दिया हमने, बराबर 5। तो ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा। अब ए के साथ आइडेंटिटी के हमारी कोई जरूरत नहीं,
ये हमारा आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म है और यहाँ इन्वर्स के साथ आइडेंटिटी की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ए इन्वर्स लिखा जाएगा। अब देख लो, हम यहाँ पर ए इन्वर्स बराबर 1/5 ब्रैकेट ले लेते हैं, पहले लिख देंगे a - 4i। अब क्या करिएगा सो जान लीजिए आप लोग। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख दीजिएगा, उसके बाद आइडेंटिटी में 4 से मल्टीप्लाई कर घटाइएगा और जो आएगा आपको इन्वर्स निकलेगा। इसमें यही तरीका लगाना है, दूसरा तरीका नहीं लगाना है। क्या किया देख लिया, इसका आंसर आपको हम लिख दे रहे हैं वही आएगा, उसको बना लीजिएगा। हो सकता है कि मिस्टेक हो, लेकिन आना यही चाहिए। 1/5 - 3 2 2 2 - 3 2 2 2 माइनस, हो सकता है कि मिस्टेक हो, लेकिन आना यही चाहिए। तो कैसे किया देख लो। जब भी कभी कहेगा ये हमें प्रूव करना है तो ऐसे प्रूव करेंगे। हेंस कहेगा यानी इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकालना है? आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को, ये हमारे पास एडजॉइंट वाला जो एक्सरसाइज है जॉइंट इनवर्स वाले में, उसमें ऐसा क्वेश्चन था। आइडेंटिटी वाले को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारा एक तरफ रखेंगे, उसके बाद ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर है तो यहाँ पर 2a बच जाएगा, अलग अलग लिख देंगे, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो यह आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नंबर है और यहाँ से आइडेंटिटी हटा सकते हैं। अब 5 हमारा नीचे आ जाएगा। ए हमें मालूम है, आइडेंटिटी मालूम है, आइडेंटिटी में 4 से मल्टीप्लाई करके ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसे ऐसे ही बनाना है। आइए एक और सवाल देखिए, 2 सवाल बहुत ही अच्छे हैं। दोनों को हम अगले वीडियो में देखते हैं।